हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट करते हुए पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी को हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसको हम लोग टारगेट किए हैं कि 5 से 6 क्लासेस में सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए। और आज हमारी दूसरी क्लास है, तो सीधा बिना समय गवाए हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। तो ध्यान देना दोस्तों कि जब अंतरिम सरकार का गठन होता है सितंबर 1946 में, ध्यान देंगे कि सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार का गठन होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं अंतरिम सरकार। प्रारंभ में अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। ध्यान देना दोस्तों कि जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तो प्रारंभ में क्या था कि मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। मुस्लिम लीग शुरू में शामिल नहीं हुई, हालांकि बाद में मुस्लिम लीग शामिल हुई। मुस्लिम लीग शामिल हुई सितंबर 1 महीने बाद अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग को शामिल किया गया। अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से लोग थे मुस्लिम लीग के जो संविधान सभा में शामिल हुए थे। ठीक है, सॉरी, जो आंतरिक सरकार में शामिल हुए थे, जो आंतरिक सरकार का गठन किया गया था उसमें शामिल हुए थे। तो हम लोग इसको स्टार्ट करने के पहले एक चीज ये ध्यान देते हैं दोस्तों कि जो संविधान सभा से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं संविधान सभा से संबंधित तथ्य। संविधान सभा से संबंधित तथ्य। ठीक है, हम लोग देखेंगे संविधान सभा से संबंधित तथ्य। तो इसमें देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ध्यान देना है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब संविधान सभा की बैठक जब होगी तो भाई हम लोग को क्या चाहिए कि एक अध्यक्ष चाहिए। तो अध्यक्ष का तो अभी चुनाव हो नहीं पाया था। अध्यक्ष का जब चुनाव हो नहीं पाया था तो हुआ चलो भाई एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं और टेम्पोररी तौर पे चुन लिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद, या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सच्चिदानंद सिन्हा को। तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो 9 दिसंबर की बैठक थी इसमें अध्यक्ष थे, हालांकि ये अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 2 दिन बाद क्या होता है कि संविधान सभा की अगली बैठक होती है, यानी दूसरी बैठक होती है, और उसमें अध्यक्ष जो परमानेंट अध्यक्ष था संविधान सभा का उसका चुनाव हो जाता है। और ऐसे में संविधान सभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद क्या होंगे, अब परमानेंट अध्यक्ष चुने जाएंगे। और इसी बीच में अब अपने को उपाध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। जब उपाध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी तो उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा, मैं लिख देता हूं उपाध्यक्ष चुना जाएगा HC मुखर्जी को। ध्यान देंगे, उपाध्यक्ष चुना जाएगा HC मुखर्जी को, उपाध्यक्ष चुना जाएगा। अब हम लोग आगे समझते हैं। अगली जरूरत पड़ती है हम लोग की कि भैया संवैधानिक सलाहकार कौन होगा। संविधान तो चलो हम लोग बना रहे, संविधान सभा का गठन हो गया, लेकिन संवैधानिक सलाहकार कौन होगा, ये क्योंकि बड़ी भूमिका थी। अब संवैधानिक सलाहकार के तौर पर चुना गया BN राव को। सर BN राव को चुन लिया गया, BN राव को चुन लिया गया संवैधानिक सलाहकार के तौर पे। अब BN राव संवैधानिक सलाहकार बन गए। अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये लोग मिलकर क्या करेंगे, और जो अन्य संविधान सभा के मेंबर थे अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना स्टार्ट कर देंगे। संविधान के बनने में लग गए जो कुल टाइम पीरियड था, मैं यहां पर लिख देता हूं, पेन चेंज कर लेता हूं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 3 वर्ष लग गए थे, लगभग 3 वर्ष लग गए थे संविधान के निर्माण में। अब भैया यानी हम लोग कह सकते हैं कि इस टोटल टाइम पीरियड में जो संविधान सभा के प्रारूप पर बहस हुई थी, आप समझिए कि 114 दिनों तक इसके प्रारूप पे बहस चली थी। इस 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन तक जो है कि बहस चली थी। अच्छा, एक फैक्ट ये मिल रहा है कि चलो भैया संविधान सभा हम लोग गठन कर दिया, संविधान और बन भी गए, 2 वर्ष 11 माह में तैयार भी हो गया 18 दिन में, तो कुछ खर्च हुआ, तो कितने रुपए खर्च हुए। तो एक डाटा मिलता है कि 63,96,729 यानी 63,96,729 रुपए का टोटल बजट आया था, टोटल खर्च हुआ था इस संविधान सभा के निर्माण में, यानी 114 दिन की जो ये कार्यप्रणाली थी उसमें खर्च हुआ था। इस बीच में ध्यान देना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट अब तक के फैक्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि कुल 3 वाचन हुए थे। ध्यान देंगे, संविधान सभा ने निर्माण से स्टार्ट होने तक, निर्माण हो जाने तक कुल 3 वाचन हुए थे। अब बात आती है कि वो 3 वाचन कब कब हुए थे, तो हम लोग चलिए इसको चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए ध्यान से, जो 3 वाचन हुए थे दोस्तों, वो पहला वाचन जो हुआ था वो वर्ष 1948 में हुआ था। तो मैं लिख देता हूँ 1948 में हुआ था, 1948 में। जो 1948 में हुआ था, इसका अगर हम लोग टाइम पीरियड देखेंगे तो 4 नवंबर से लेके हुआ था ये 9 नवंबर। आपको ये नहीं याद करना है कि 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर याद करना है, अभी क्या याद करना है मैं इसको समझा दूंगा। 1948 के बाद से अगला ही बैठक, चूंकि 9 नवंबर को बैठक खत्म हो रही है, फिर एक ही हफ्ते बाद स्टार्ट हो जाती है, 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाती है 1948 में ही। और ये चूंकि चलती है 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन चलता है। और जो तीसरा वाचन इसका है, ध्यान देंगे, वो 14 नवंबर से स्टार्ट होता है, 14 नवंबर से स्टार्ट होता है और चलता है 14 नवंबर 1949 से, और ये चलता है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। अब ध्यान दीजिए, अब आपको ये डेट नहीं याद रखना है। संविधान सभा का ये जो डेट है ना, आपको ये वाचन का ये जो टाइम पीरियड है, ये डेट मत याद रखिए, एकदम ये डेट याद नहीं रखना है। आपको याद क्या करना, हम लोग याद है। तो ये पहला वाचन हो गया, ये दूसरा वाचन हो गया, ये तीसरा वाचन हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहला वाचन ध्यान देंगे दोस्तों तो केवल 6 दिनों तक चला था, 6 डेज तक। पहला वाचन कितने दिन चला है, केवल 6 दिनों तक चला है। अब ध्यान दीजिए, पहला वाचन आपका केवल 6 दिन चला है। दूसरा वाचन देखेंगे तो 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक चला है, यानी लगभग 1 साल चला है, लगभग 1 ईयर। इसके बाद से तीसरा वाचन हम लोग देखेंगे तो 14 नवंबर से 26 नवंबर, यानी लगभग 2 हफ्ते, लगभग 2 हफ्ता चला है, 2 सप्ताह। यानी हम लोग टाइम पीरियड के हिसाब से अगर अरेंज करेंगे तो सबसे लंबे समय तक चला है दूसरा वाचन, दूसरे वाचन के बाद से लंबे समय तक चला है तीसरा वाचन, और तीसरे वाचन के बाद से है सबसे कम समय तक चला है पहला वाचन। ये आ सकता है कि सबसे कम समय तक कौन सा वाचन चला, सबसे लंबे समय तक कौन सा वाचन चला। तो ये पेपर में आपके क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि जो ये वाचन था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, अब ध्यान देना दोस्तों, अब जब 26 नवंबर को आपका तीसरा वाचन खत्म होता है, देखिए 26 नवंबर 1949 का डेट कॉन्स्टिट्यूशन में वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 के दिन क्या हुआ था कि संविधान हमारा संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। यानी संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित किया गया था। अच्छा ध्यान दीजिए, अभी पारित तो कर दिया गया, लेकिन चूंकि वयस्क मताधिकार के आधार पर अभी चुनाव नहीं हुए थे, ऐसे में ये हुआ भैया कि पहले चुनाव कराओ। और तत्काल रूप से एक तो समस्या थी तत्काल चुनाव कराने की, दूसरी बड़ी समस्या थी कि एक 26 जनवरी का डेट था जो इतिहास में पहले से फेमस था। क्यों फेमस था आपको बताना है। और ये 26 जनवरी का दिन जो था वो एक ऐसा अधिवेशन का नाम बताइए जिस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। अब इस 26 जनवरी के दिन को अमर करने की कोशिश थी। भैया देश तो आज़ादी मिल गया 15 अगस्त को, तो 26 जनवरी को क्या होगा। ऐसे में 26 जनवरी लुप्त होने वाला था, तो डिसाइड किया गया नहीं, चूंकि 26 जनवरी आने में बहुत समय नहीं था, ठीक, नवंबर तो आ ही गया था, जनवरी आने में बस 2 महीने का टाइम था, लगभग 2 महीने का टाइम था। तो डिसाइड किया गया चलिए अभी क्या करते हैं कि संविधान को एक जो ये 26 जनवरी का डेट है इसको अमर करते हैं और थोड़ा सा पूरी तरह से संविधान को पारित करते हैं, थोड़ा समय लेते हैं। तो तत्काल रूप से देश को शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो इंपॉर्टेंट 15 आर्टिकल है, केवल 15 अनुच्छेद, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, केवल 15 अनुच्छेद, केवल 15 अनुच्छेद पारित कर दिया गया। ध्यान देना दोस्तों, केवल 15 अनुच्छेद पारित कर दिए गए कि चल भाई कॉन्स्टिट्यूशन के 15 अनुच्छेद हैं, इन्हीं आधार पर तुमको क्या है कि तत्काल में जब तक पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सामने आता है तब तक इन्हीं 15 के दम पे काम चलाना है। अब बात आती है कि भैया चलो जब संविधान सामने आ गया, जो संविधान सामने आ गया, सॉरी ध्यान देंगे यहाँ पे मैं बोल दिया हूँ कि 2 ही महीने थे, ये 1949 है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अच्छा, हम तो ध्यान देंगे कि 22 भाग जब कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया हम लोग के, तो इसमें कुल 22 भाग थे, अनुसूचियां केवल 8 थी, अनुसूचियां केवल 8 थी, और जो आर्टिकल्स थे ये 345 थे, 345 आर्टिकल्स थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में ये पूछ चुका है क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान देंगे। तो ये आर्टिकल्स थे, इसमें जो अनुसूचियां और भाग है दोस्तों, ये यूपी पीसीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुसूचियां और भाग वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुसूचियां और भाग हम लोग क्या करेंगे, आज ही देखेंगे,
आज ही देखेंगे। देखिए आज के जो टॉपिक्स मैं बता दूं आपको, आज हम लोग संविधान और उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखेंगे, आंतरिक सरकार देखेंगे, संविधान के स्रोत देखेंगे, महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा देखेंगे, अनुसूचियां देखेंगे और प्रस्तावना देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग के हैं, इसको खत्म करेंगे। तो ये तो हो गया कि चल भाई इतनी चीज़ हो गई। अब हमको पता भी है कि संविधान सभा में पहले ही बता दिया कि जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था वो 2 सितंबर 1946 को किया गया, और 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद नहीं बोलेंगे, 1.5 महीने बाद, एग्जैक्ट डेट हम लोग देखेंगे। तो देखिए 2 सितंबर 1946 को आंतरिक सरकार का गठन हुआ, और 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग की एंट्री होगी। इसमें मुस्लिम लीग एंट्री करेगा, यानी मुस्लिम लीग का आंतरिक सरकार में प्रवेश होगा। अब जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उनको पहले देख लेते हैं, आंतरिक सरकार में इनको कौन कौन से मंत्रालय दिए गए। तो देखिए मुस्लिम लीग के कुल 5 लोग को शामिल किया गया था, मुस्लिम लीग के कुल 5 लोग को शामिल किया गया था आंतरिक सरकार में जो मुख्य पद पे थे। इसमें एक का नाम मिलता है लियाकत अली, लियाकत अली, लियाकत अली के साथ मिलता है जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्रनाथ मंडल। एक लोग थे उनका नाम था आई चुंदरीगर, आई चुंदरीगर। चौथे थे अब्दुर रव नस्तर। और अगले मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट, वो थे गजनफर अली खां, ये लोग थे। अब ध्यान देना इनके मंत्रालय देख लेते हैं, क्योंकि मंत्रालय इनका इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए हम लोग इनका क्या करते हैं, मंत्रालय देख लेते हैं। तो लियाकत अली को जो मंत्रालय दिया गया था वो वित्त मंत्रालय दिया गया, और यही समस्या हो गई, क्योंकि जब जब समस्या आने लगी ये फाइनेंस पास ही नहीं कर रहे थे, वित्त दे ही नहीं रहे थे, तो ये एक गलती हो गई थी। लियाकत अली ही ज़्यादा समस्या बन गए थे। जो जोगेंद्रनाथ मंडल थे इनको विधि विभाग दिया गया, विधि मंत्रालय मिला। जो चुंदरीगर थे इनको वाणिज्य मिल गया। देखिए कितने महत्वपूर्ण पद दिए गए, इनको वाणिज्य दिया गया। जो अब्दुल रब नस्तर थे इनको संचार एवं डाक विभाग दिया गया, संचार एवं डाक विभाग दिया गया, संचार एवं डाक विभाग दिया गया। अब इसके बाद से बचे गजनफर अली खां, तो गजनफर अली खां को दिया गया हेल्थ दिया गया। चलिए भाई इनको हेल्थ मिल गया। अब ये ध्यान देंगे, मैं एक पेज ऐड करता हूं, यहाँ पे ध्यान देना आप। तो ये थे वो मुस्लिम लीग के लोग जिनको ये इंपॉर्टेंट पद दिए गए, अब कुछ इंपॉर्टेंट और भी लोग थे, यही तो थे ही नहीं, तो अन्य इंपॉर्टेंट जो पोस्ट था, जो पद थी, जो मंत्रालय था, उनको कौन संभाला था, आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। मुस्लिम लीग का मैं जानबूझ के पहले दिखा रहा हूँ। अब देखिए जो इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, मैं सीधा बोल रहा हूँ, उनको विदेश मंत्रालय दिया गया था। तो जो विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले थे वो इनके पास थे। जो पटेल जी थे, पटेल जी के पास सूचना एवं प्रसारण के साथ गृह विभाग था। इंपॉर्टेंट इसमें जो पड़ जाता है वो राजगोपालचारी पड़ जाते हैं, राजगोपालाचारी पड़ जाते हैं। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए राजगोपालचारी को मिला था एजुकेशन, शिक्षा विभाग मिला था, और राजेंद्र बाबू को मिला था, ध्यान देंगे, एग्रीकल्चर, खाद्य एवं कृषि मिला था, खाद्य एवं कृषि मिला था। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पोस्ट थी जो रक्षा मंत्रालय था, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो रक्षा मंत्रालय थी, रक्षा, ठीक है, मैं इसको किनारे लेते आ रहा हूँ, ध्यान देंगे। जो रक्षा मंत्रालय दी गई थी वो किसको दी गई थी, ये देख लेते हैं। तो देखिए जो रक्षा मंत्रालय था वो बलदेव सिंह को दिया गया था, बलदेव सिंह को दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जवाहरलाल नेहरू और जो पटेल जी थे उनके बारे में तो बता ही दिया गया। तो ये चीज़ था। ठीक है, अब देखिए आपको पता कि संविधान सभा, जो संविधान अपनाया गया था वो 26 नवंबर को अपनाया गया था, और जब लागू हुआ तो 26 जनवरी को लागू हुआ। तो ये चीज़ तो अपने लोग जानते हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो आगे की चर्चा है उसकी चर्चा करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट इंपॉर्टेंट है, जैसे एक 2020 के पेपर में उसमें से पूछ भी लिया था। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट डेट है संविधान पारित होने से लेके जो अंतरिम सरकार बैठने तक, या आप लोग कह लें सीधे 1950 तक 2 इंपॉर्टेंट डेट फेमस है, उनको देख लेते हैं। देखिए 2 इंपॉर्टेंट डेट में से एक है 24 जनवरी
1950 ये पेपर में नहीं आया था, लेकिन जो 22 जुलाई वाला डेट है ये पेपर में आ गया था, 22 जुलाई 1947। अब देखिए दोस्तों, जो 24 जनवरी 1950 दो कारण फेमस है। पहला जो कारण है उसमें खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कारण है। पहला कारण कौन है? खुद राजेंद्र प्रसाद है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, और राष्ट्रीय गीत के तौर पे राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। तो ये दो चीज़ ध्यान देंगे 24 जनवरी को। लेकिन 22 जुलाई 1947 को ही ध्यान देंगे, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज आपके यूपीपीसीएस 2020 में आ गया है, ये यूपीपीसीएस 2020 में आ चुका है, 2020 में आ गया है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो था ये तो हो गया। अब चलिए, अब हमको पता है कि भैया देश आज़ाद होने लगा, देश आज़ाद होने लगा तो जो रियासतें थी, रियासतों की समस्या देखते हैं। रियासतों की समस्या, 600 से अधिक रियासतें थी, ध्यान देंगे 600 से अधिक रियासतें थी। सारी रियासतों की समस्याएं खत्म हो गई थी, केवल 3 रियासतें ऐसी थी जो नाक में दम बन गई थी, और ये किसी भी कीमत पे पाकिस्तान में मिल नहीं सकती थी, और ये अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए तैयार थी। उनमें कौन था? पहले नंबर पे आपका आता है हैदराबाद, दूसरे नंबर पे आपके आता है जूनागढ़, और तीसरे नंबर पे आपके आता है जम्मू और कश्मीर, JNK। अब देखिए हुआ क्या, JNK को विलय पत्र पर, जब कबायलियों का हमला हुआ तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के इनको शामिल कर लिया गया। ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के इनको शामिल कर लिया गया। जूनागढ़ वाले की समस्या जनमत संग्रह के आधार पर कर ली गई, जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ की समस्या जनमत संग्रह के आधार पर खत्म हो गई। और जो हैदराबाद में था, तो जो लात के भूत थे उन पे पुलिस कार्रवाई कर दी गई, पुलिस कार्रवाई कर दी गई। इस तरह से क्या है, अंततः इन 3 रियासतों की भी समस्याओं को समाधान कर अखंड भारत का इनको हिस्सा बना लिया गया। अच्छा, अब ये चीज़ तो खत्म हो गई। अब हम लोग आएंगे संविधान के स्रोत को देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहां से आगे देख लेते हैं। देखिए, यहां से आगे देखेंगे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत देखेंगे, संविधान के स्रोत देखेंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो भारत शासन अधिनियम 1935 बना था, ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पिछली वीडियो हम लोग देख भी चुके हैं। अब आइए, जो भारत शासन अधिनियम 1935, हम देखेंगे कि हमारे संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम का ही पड़ा है। यही रीज़न है कि एक बार यूपीएससी यहाँ से सेपरेट मेंस में क्वेश्चन पूछ ली थी, तो यानी इसका इम्पैक्ट है। दूसरा हम लोग देखिए, कई सारे देश हैं जिसमें यूके यानी ब्रिटेन, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके साथ हम लोग देखेंगे तो आयरलैंड, आयरलैंड के साथ देखेंगे कनाडा, इसके साथ हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका भी हम लोग कह सकते हैं, साउथ अफ्रीका, जर्मनी और सोवियत संघ। इन देशों का हमारे संविधान पे खासा प्रभाव पड़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया था कि लगभग सभी देशों के संविधान को पढ़ा था और जो उनकी अच्छी बातें थी उनको लाके शामिल कर लिया था अपने संविधान में, उनको शामिल किया गया था। अब देखिए, हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे तो जो हम लोग आगे देखेंगे उसको देखेंगे कि जो सोवियत संघ था, अब हम लोग नीचे से आते हैं ऊपर, देखिए सोवियत संघ जो था, तो सोवियत संघ से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो सोवियत संघ को लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अभी हम लोग आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। आइए हम लोग जर्मनी से क्या लिया था देख लेते हैं। जर्मनी से, तो जर्मनी से लिया गया था, आपात के दौरान जो मूल अधिकारों का स्थगन है,
ठीक है। तो मूल अधिकारों का स्थगन जो है आपात के दौरान, मूल अधिकारों का स्थगन, मूल अधिकारों का स्थगन किस ड्यूरेशन में? आपातकाल के समय में, ठीक है, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान, ठीक है, आपातकाल के दौरान। तो ये अब हम लोग आते हैं साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने लिया था, एक तो जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन था, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राज्यसभा का जो इलेक्शन है, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो इनका ये लिया गया था आपके साउथ अफ्रीका से। इसके साथ साथ जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये भी कहाँ से ली गई है? तो ये भी ली गई है आपकी साउथ अफ्रीका से ली गई है, साउथ अफ्रीका से। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, यहीं पे जापान का भी देख लीजिए, जापान क्यों छोड़ दिया जाए, जापान का भी देख लीजिए। जापान से हम लोग लिए हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, ठीक है। सोवियत संघ से हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज ले लिया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग कनाडा से क्या लिए हैं। तो कनाडा से अगर हम लोग देखेंगे तो एक तो जो राज्यपालों की, केंद्र द्वारा जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है, वो हम लोग लिए हैं कनाडा से, ठीक है। कनाडा पे आते हैं। तो कनाडा पे हम लोग देखेंगे एक तो जो राज्यपालों की नियुक्ति है, तो मैं केवल राज्यपाल लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ आप लोग से कि जो राज्यपालों की नियुक्ति है वो हम लोग लिए हैं कनाडा से। पहली चीज़ ध्यान देंगे, राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से है। जो संघात्मक व्यवस्था है वो भी कनाडा से है। संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था, ये भी कनाडा से। देखिए, संघात्मक व्यवस्था और संसदीय शासन प्रणाली अलग से है। संसदीय शासन प्रणाली किसे लिए? यूके से लिए हम लोग। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली हम लोग लिए हैं यूके से। इस चीज को ध्यान देंगे। संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ जो एकल नागरिकता है, ये भी यूके से ही ली गई है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी कहां से ली गई है? यूके से ली गई है, ठीक है। और जो विधि का शासन है, यहां पे मैं ये भी लिख दे रहा हूं, विधि का शासन, विधि का शासन, ये भी हम लोग कहां से लिए हैं? यूके से लिए हैं। तो विधि का शासन में हम लोग कहां से लिए हैं? यूके से लिए हुए हैं। अब आयरलैंड का हम लोग देख लें तो संघात्मक व्यवस्था भी हम लोग यहीं से लिए हैं। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां, मैं इसको ऊपर करके अगर लिखूं तो अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां भी हम लोग कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, ठीक। अवशिष्ट शक्तियां हम लोग कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। अब बचा यहां पे यूएसए बच गया, आयरलैंड बच गया, यूएसए को भी हम लोग नीचे देख लेंगे, जगह नहीं मिलेगी तो यूएसए को नीचे देख लेंगे। या रुकिए, प्लान बना लेते हैं इसका भी, इसको एक सेकंड बस रुकिए आप लोग, सारी व्यवस्था हो जाएगी। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां हो गई। अब हम लोग देखते हैं, आते हैं आयरलैंड। अब हम लोगों ने आयरलैंड से क्या लिए देखेंगे तो जो डीपीएसपी है, पहली चीज ध्यान देंगे, जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में हम लोगों ने आयरलैंड से ही लिया है। डीपीएसपी के साथ साथ जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ध्यान देंगे, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी हम लोग क्या किए हैं? आयरलैंड से लिया है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, मैं शॉर्ट में बस लिखूंगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हम लोग कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, ठीक। तो ये बेसिकली वो चीजें थी जो हम लोग आयरलैंड से लिए हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे संयुक्त यूएसए की बारी है। तो यूएसए से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, फंडामेंटल राइट, ये यही से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी यहीं से लिए हैं। जो महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर, महाभियोग की प्रक्रिया है, ये भी हम लोग यहीं से लिए हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद जो है, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी हम लोग कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिया है। तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी, ये सब हम लिए हैं अमेरिका से। ये सब देख लिया हम लोग कि भैया जो संविधान के स्रोत था उनको देख लिया। अच्छा, हम लोग सीधी सी बात है, हम लोग बोलेंगे कि ऊपर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या है,
हमारे पास कुल 22 भाग थे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भाग है हमारे पास उसको देख लेते हैं। अभी हम लोग प्रस्तावना देख लेंगे, सबसे पहले हम लोग भागों को देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए भाग हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक, तो 22 भाग हमारे पास पहले भी थे, अब भी है। बेसिकली जो चेंजिंग किया गया है वो इनके अंदर किया गया है चेंजिंग। अब आते हैं हम लोग देखते हैं, जो खास तौर पर ध्यान देंगे। देखिए मैं पहले एक बात बता दूं कि रिवीजन बैच में ही, जो रिवीजन बैच है, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि जो रिवीजन बैच है, रिवीजन बैच में जो भूर सिंह सर हैं इस पर प्रॉपर चर्चा किए हुए हैं। भूर सिंह सर द्वारा इस पर प्रॉपर चर्चा की गई है। मैं केवल उस पर चर्चा कर देता हूँ जो यूपी पीसीएस पूछी हुई है, जो यूपी पीसीएस अपने एग्जाम में दी हुई है। जैसे देखेंगे जो ऊपर का 5 है, जो भाग 1 से लेके 5 है, यह यूपी पीसीएस पूछ देती है। तो भाग 1 क्या है, संघ और उसके क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। 3 में फंडामेंटल जो राइट्स है वो है। डीपीएसपी है उसके बाद से। भाग 4 क में मूल कर्तव्य है। और भाग 5 में आपका संघ है। ध्यान देंगे जो संघ और उसके क्षेत्र है 1 से 4, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। फंडामेंटल राइट्स जो 12 से 35 तक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। 12 से 35 तक क्या है आपका फंडामेंटल राइट है। डीपीएसपी आपका 36 से 51 है। डीपीएसपी आपका 36 से 51 है। भाग 4 है इंपॉर्टेंट, भाग 4 कब ही है तो 51A में इसको जोड़ा गया। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट से नहीं थी, फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में जोड़ी गई। तो फंडामेंटल ड्यूटी जब जोड़ा गया तो भाग 51A, जो 51A है इसको जोड़ा गया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग ऊपर पढ़े हुए भी हैं कि किससे लिया गया था, सोवियत संघ से लिया गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग किससे लिए थे, सोवियत संघ से लिए थे। आगे हम लोग आते हैं देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और संघ क्या आपका 52 से 151 तक है। ठीक है, संघ क्या है 52 से लेके 151 तक है। ये ऊपर का 5 आप लोग याद रखिए। इसके बाद से जो नीचे का सबसे लास्ट वाला छोड़ के खासतौर पे जो अधिकरण है वहां से, अधिकरण पे क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला जो था आपका, ये यूपी पीसीएस 2020 में पूछ दिया है। यूपी पीसीएस 2020 में आ चुका है। तो अधिकरण से हम लोग देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात हम लोग ये देख लेते हैं कि भैया जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी और यूपी पीसीएस की, वो भाग 14 में है। ठीक है, 10/4/14, यानी भाग 14 में आपका है जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग 14 से ही स्टार्ट करते हैं। तो भाग 14 में हमारा क्या है कि संघ और उसकी अधीन जो राज्यों के अधीन सेवाएं हैं वो है। और आर्टिकल है 308 से 323। उसके बाद से अधिकरणों की बारी आ जाती है। अधिकरण क्या है 323A और 323B में है। अधिकरण पे भी हम लोग प्रॉपर चर्चा करेंगे, परेशान नहीं होना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे निर्वाचन, अगला, यानी 14 में से 15 क्या है, 15 निर्वाचन है। 14A यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आती है बारी 16 की। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है 16 में। राजभाषा आपका है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजभाषा आपका जो है कि 17 में है। ठीक है, राजभाषा आपका 17 में। भाग 18 भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपात उपबंध है, यूपी पीसीएस कई बार दिए हुए इसको। ठीक है, भाग 19 में प्रकरण है, ये यूपी पीसीएस अब तक नहीं दी है। संविधान के संशोधन दे दिए, भाग 20 में है। और अस्थायी संक्रमण, जो संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है वो भाग आपके 21 में है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ वगैरह ये जो है ये आपके 22 में है। इंपॉर्टेंट जो वो आपको बता दूं, आपको याद रखना है क्या, 14 से याद रखिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस है। उसके बाद से अधिकरण है 14A में, 15 में निर्वाचन है आपका। उसके बाद से 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध है। ठीक, 17 में राजभाषा में और 18 में आपात उपबंध है। 5 ये ऊपर नीचे याद कर लीजिए, 5 ही ऊपर याद कर लीजिए। भाग से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहां से इतने से ही आपका लग जाएगा। भाग से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इतने से ही आपका आसानी से लग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि भाग का क्वेश्चन इससे आगे नहीं जाएगा। सारे जो क्वेश्चन है मैक्सिमम वो यही नहीं पड़ जाएंगे। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा अब आगे देखते हैं। जैसे हम लोग देखें दोस्तों कि हम लोग संघ देखें। संघ हम लोग बोले कि 52 से 151 तक है, लेकिन संघ में कुल 5 अध्याय हैं। ध्यान देंगे, संघ में क्या है, संघ में कुल 5 अध्याय है, 5 अध्याय। अब वो 5 अध्याय का हम लोग नाम देख लेते हैं, देखेंगे, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले संघ की कार्यपालिका है। ठीक है, इस पर विस्तृत चर्चा देख लेंगे। कार्यपालिका है, उसके बाद से संसद है, ये सब आगे हम लोग देखेंगे, अभी परेशान नहीं होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है। ठीक है, राष्ट्रपति से रिलेटेड है। राष्ट्रपति के बाद जो संघीय न्यायपालिका है वो है, जो संघीय न्यायपालिका है। संघीय न्यायपालिका के बाद से क्या है, जो आपका सीएजी है। सीएजी यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। तो इन 5 अध्यायों के बारे में चर्चा है, इन 5 अध्यायों के बारे में चर्चा है आपका। भाग 6 में, ठीक है, जैसे ये भाग 6 हम लोग लेंगे तो भाग 6 राज्य है। भाग 6 में भी इसी तरह से
कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल के बारे में, राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, कुल 6 टॉपिक्स इसमें है। एक तो सामान्य परिचय है, कुल 6 टॉपिक्स राज्य में, इतना नहीं परेशान होना है, ध्यान देंगे, इतना नहीं परेशान होना है। भाग 9 भी याद कर लेंगे, पंचायतें, पंचायत वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचायत से क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, भाग 9 भी जो है वो याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से बेसिकली जो भाग था वो खत्म हो गया। इसमें आप लोग को बेसिकली निर्वाचन याद रखिए, आपात उपबंध याद रखनी है, और स्थायी एवं संक्रमणकालीन जो विशेष उपबंध है वो याद रख लीजिए। जो संघ और उसके राज्यों के बीच में संबंध है, भाग 11, भाग 11 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं भाग 11, ठीक, जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है, तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप भाग 11 में स्थित वर्णन है। ये कुछ प्रमुख भाग हैं जिनको आपको चर्चा याद रहना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 याद रखिए। भाग 9 पंचायत, भाग 11, उसके बाद से 14, 15, 16, 17, 18, अगर इतना याद है तो सारा काम आपका बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाग बेसिकली हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से अनुसूचियों पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अनुसूचियों को देख लेते हैं, तो ध्यान देंगे दोस्तों, अनुसूचियों को चर्चा करते हैं। कुल 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान देंगे, कुल 12 अनुसूचियां हैं। हमको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूची थी, केवल 8 अनुसूची थी। जब संविधान हमको मिला था हमारे हाथ में, तो हमारे पास अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। 8वीं जो अनुसूची हमको पता है कि मान्यता प्राप्त भाषाओं की इसमें सूची है। अब देखिए, जब संविधान हमारे पास मिल के बना था तो हमारे पास मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या केवल 14 थी। मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 थी। लेकिन वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, 62 हो गई है। यानी 62 मान्यता प्राप्त भाषाएं हो गई हैं, मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वर्तमान में। अब इसमें कुछ क्या है कि कुल 3 कॉन्स्टिट्यूशन, 8वीं अनुसूची में कुल 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए हैं, कुल 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। अब हम लोग क्या करते हैं, वो तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लेते हैं। उन तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक संशोधन है उनको देखते हैं। तो पहला संवैधानिक संशोधन जो इसमें किया गया था, जो लैंग्वेज में किया गया था, वो 21वां संविधान संशोधन था, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसके बाद से दूसरी बार जो किया गया वो 71वां संविधान संशोधन किया गया। 71वां के बाद से अगला किया गया वो 92वां संविधान संशोधन किया गया। इस तरह से 3 संविधान संशोधन का संबंध आपके 8वीं अनुसूची से हो गया। अब देखिए, जो 21वां संविधान संशोधन था, इसमें केवल एक लैंग्वेज को जोड़ा गया था, केवल एक लैंग्वेज जोड़ा गया, और जो वो लैंग्वेज थी वो थी सिंधी, सिंधी थी, ठीक है। तो पहले जो 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज जोड़ी गई थी वो आपकी सिंधी थी। दूसरी बार महसूस किया कि नहीं भाई थोड़ा सा और करो और बढ़ाओ, तो हम लोगों ने 3 और भाषाओं को डिसाइड किया, जिसमें नेपाली भी शामिल थी, कोंकणी थी, मणिपुरी थी, कोंकणी थी, मणिपुरी थी, इसको थोड़ा सा और किनारे कर दूं, और नेपाली थी। इन 3 को शामिल किए। नेपाली के बाद से क्या हुआ, हम लोग डिसाइड के समय के साथ नहीं भाई 4 और लैंग्वेज की जरूरी है, ठीक है। तो जो 4 और लैंग्वेज थी उनको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बोडो को ऐड किया। बोडो के बाद से ये हुआ भाई चल डोगरी को भी ऐड करते हैं। डोगरी के बाद से मैथिली को भी करते हैं। मैथिली आपको लिटरेचर भी होता है यूपीएससी में। मैथिली के बाद से संथाली को, ये वो और भी लैंग्वेज थे। यानी आगे चल के हम लोगों ने कितनी लैंग्वेज ऐड की, 1 यहाँ पे ऐड किए, 3 यहाँ पे ये ऐड किए, ये 4 ऐड किए, तो 1 धन 3। देखिए याद करने का तरीका, पहली बार में कॉन्स्टिट्यूशन में 1 अमेंडमेंट, उसके बाद से 3 लैंग्वेज जोड़ा गया, तो लास्ट वाला तैयार हो गया 4। यानी टोटल कुल हम लोग अब तक 8 भाषाओं को जोड़ चुके हैं। तो पहले संविधान संशोधन से जो 21वां था उसमें 1 और 71वें माध्यम से 3, यानी 1, 3, 4। तो देखिए तीसरे में हम लोग 4 लैंग्वेज जोड़े हैं। इसी तरह ये भी तुक बैठ रहा है। देखिए 21 में 71 जोड़ेंगे तो आपका 92 आ जाएगा। तो पहले और दूसरे संविधान संशोधन को जोड़ेंगे जो 8वीं अनुसूची में हुआ था, वो उसको जोड़ेंगे तो तीसरा संविधान संशोधन कौन सा था वो मिल जाएगा। 21 + 11 करेंगे तो 92 मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए इसको जोड़ने पे ये मिल जा रहा है, इसको जोड़ने पे ये मिल जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 21, 71, 92। पहली बार में एक लैंग्वेज, दूसरी बार में 3 लैंग्वेज, उसके बाद से 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। और जो 8 लैंग्वेज है उन 8 लैंग्वेज का नाम आपके सामने मौजूद है। तो वो ये 8 लैंग्वेज थी, ठीक है, जिसको ऐड किया गया है। अब हम लोग क्या आते हैं 8वीं अनुसूची पे। इस तरह से चर्चा हो गई। अब 8वीं अनुसूची पे चर्चा हो गई तो इसका मतलब ये तो नहीं खत्म हो गया, 9वीं अनुसूची पे चर्चा करेंगे, क्योंकि भैया 9वीं अनुसूची तो हम लोग समय के साथ जुड़े हैं। और ये 9वीं अनुसूची ही थी दोस्तों जिसको पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जो पहला संवैधानिक संशोधन किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में। ये यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछ दिया था। पहला संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, पहली संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची यही है। 9वीं अनुसूची में के द्वारा को संविधान के पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इसके बाद से दूसरी
जो 10वीं अनुसूची थी, 10वीं अनुसूची जो है वो 52 92वां जो संविधान संशोधन था उसके माध्यम से जोड़ा गया। उसके बाद से 11वीं अनुसूची, तो इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। और उसके बाद से 74वां संविधान संशोधन किया गया। तो यानी ये 4 संविधान संशोधन हो गया। फर्स्ट 52, 73 और 74। एक 52, 73 और 74 ये जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची थी इसके लिए किया गया। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि तो जो 9वीं अनुसूची थी वो कुछ अधिनियमों और विनियमों की विधि को मान्यकरण करता है, यानी सत्यापन का प्रावधान है, उसके सत्यापन का प्रावधान है। 10वीं में दल परिवर्तन, दल बदल से संबंधित है, 10वीं दल बदल से संबंधित है। 11वीं जो पंचायतों से संबंधित है, ठीक है। और जो 12वीं है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, 12वीं जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो अनुसूचियों से रिलेटेड ये हो गया जो चेंजिंग हुआ। 8 से 12 देख लिए कौन कौन से संविधान संशोधन हुए, 8वीं में थोड़ी विस्तृत चर्चा देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, पहली से 6वीं देख लेते हैं। इसमें 6वीं अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट है, 2019 में यहां से क्वेश्चन आ गया है, 2019 में क्वेश्चन आ गया है। याद करने का तरीका है AMTM, याद करने का तरीका है AMTM। देखिए 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसकी जो जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, प्रशासन के बारे में उपबंध है कि इन क्षेत्रों के जो जनजातीय एरियाज हैं उनके प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो AMTM याद करिए 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6वीं अनुसूची में यही 4 है। 2019 में क्वेश्चन आया, 20 में नहीं आया, 21 में आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यूटी के साथ यहां से क्वेश्चन बनते रहे। हालांकि 5वीं अनुसूची में जो थी उसमें भी SC और ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है, लेकिन 6वीं में 4 स्पेशल राज्यों के बारे में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। 4थी अनुसूची जो है वो राज्यसभा की सीटों से संबंधित प्रावधान करता है। जो 4थी अनुसूची है, ध्यान देंगे दोस्तों, वो राज्यसभा की सीटों से संबंधित प्रावधान करता है। तीसरी में शपथ है, शपथ किसका किसका देख लेंगे। और दूसरी अनुसूची जो है वो यहाँ पे देख लीजिए, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, फलना ढेमका, इन सब चीजों के अगर हम लोग सबका देख लें तो देखेंगे दूसरी अनुसूची में कौन कौन है, राष्ट्रपति है, राज्यों के राज्यपाल है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हैं, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत का महालेखा परीक्षक, इन सब के बारे में उपबंध किया गया है दूसरी अनुसूची में, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के साथ साथ जो उच्च पदाधिकारी है, ठीक है, इन सबके वेतन भत्ते का जो प्रावधान है वो दूसरी में। हालांकि ध्यान देंगे यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, स्टेट पीसीएस के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनके वेतन और भत्ते का जो मेंशन दूसरे में नहीं किया गया, इस चीज को ध्यान देंगे, दूसरे में नहीं किया गया। पहली अनुसूची जो है वो राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों का वर्णन करती है, राज्य एवं संघराज्य क्षेत्रों का वर्णन करती है। तो ये तो हो गया आपकी अनुसूचियां, जैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है वैसे वैसे चर्चा हो गई है। अब इसके बाद से हमारे पास हम लोग क्या क्या आज का टॉपिक खत्म कर लिया, तो ये चर्चा कर लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए आंतरिक सरकार के बारे में हम लोग देख लिए, ये चीज हमारा खत्म हो गया। इसके बाद से हम लोग संविधान और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये देख लिए, स्रोत हम लोग देख लिए, इसके बाद से महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा देख लिए, अनुसूची देख लिए। अब हमारे पास केवल बचा है प्रावधान, प्रस्तावना को हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रस्तावना लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रस्तावना को क्लियरली पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। एक चीज थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग प्रस्तावना का देखने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रस्तावना तो सबसे पहले यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वहां पे आया था, खैर वो हम लोग वहां पे ले जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारा प्रस्तावना बन जाएगा, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। अब एक हमारे विद्वान है, उनका नाम है N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला जो आमुख है, आमुख कहते हैं प्रस्तावना, ध्यान देंगे दोस्तों, आमुख कहते हैं प्रस्तावना को। जो आमुख है, आमुख को कहेंगे संविधान का परिचय पत्र, ध्यान देंगे, आमुख को कहेंगे संविधान का परिचय पत्र, यानी N.K. पालकीवाला क्या कहेंगे, संविधान का परिचय पत्र इसे कहेंगे, संविधान का परिचय पत्र कहेंगे, संविधान का परिचय पत्र कहेंगे। अब इस चीज को समझिए आप लोग। N.K. पालकीवाला ने क्या किया, इसे संविधान का परिचय पत्र कहेंगे। तो ये पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसने आमुख को या प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, जो हम लोग की प्रस्तावना है उसको पढ़ते हैं। प्रस्तावना में देखेंगे क्या कह रहा है कि हम भारत के लोग, ठीक है, यानी भारत के लोग, यानी पूरा सोर्स जो दे रहा है, कि जो ताकत पूरी दे रहा है, वो बोल रहा है कि जो वो है कौन, भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कितनी बार इसी को ऑर्डर करने के लिए दे देगा, इसी को ऑर्डर करने के लिए दे देगा कि चलिए इसको ऑर्डर से लिखिए। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, उसके बाद से लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसको अरेंज करके दे देगा। तो पहले नंबर पे आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, फिर समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष है, उसके बाद से लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो क्वेश्चन बनने की संभावना एक आपकी यहां पे होती है। उसके बाद से आगे जब पढ़ेंगे तो लिखता है कि इसको बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को क्या क्या करना है, क्या क्या मिलना चाहिए, उसके बारे में बात करता है। कहता है 3 प्रकार का न्याय दो, 3 प्रकार का न्याय दो, सामाजिक न्याय दो, आर्थिक न्याय दो, राजनीतिक न्याय दो। तो पेपर में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय की चर्चा संविधान में या प्रस्तावना में नहीं वर्णित है। ठीक, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक को छोड़ के जो लिखा रहेगा वो नहीं वर्णित है। कहता है 5 प्रकार की स्वतंत्रता देनी होगी, विचार की स्वतंत्रता देनी होगी, अभिव्यक्ति की देनी होगी, विश्वास की देनी होगी, धर्म की देनी होगी और उपासना की देनी होगी। क्वेश्चन यहां से भी बन जाएगा। एक तो बनेगा ऑर्डर में लिखो, विचार, विचार के बाद से अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के बाद से विश्वास, फिर धर्म और लास्ट में उपासना। एक तो ऐसे दे देगा, ऑर्डर में लिखने के लिए दे देगा। और कहता है 3 प्रकार की समता, यानी 3 प्रकार के समता की बात किया है, 5 प्रकार के स्वतंत्र, 2 प्रकार की समता के बारे में बात किया है, 2 प्रकार की समता के बारे में बात किया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात किया है और 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात किया है। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार का समानता। कहता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दो, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दो। इसको प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख लिखा है 26 नवंबर 1949, इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इसको भी अरेंज करने के लिए कर देता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है एक अंगीकृत, अंगीकृत के बाद से अधिनियमित और अधिनियमित के बाद से आत्मार्पित, आत्मार्पित। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि इस बार गौरव सर से यूपीएससी के इंटरव्यू में प्रस्तावना सुनाने के लिए बोल दिया गया था। सीधा यही बोला गया था कि जो प्रस्तावना है वो सुना दीजिए। तो ये सीधा बोला गया था, मेन इंटरव्यू में बोला गया था। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी प्रस्तावना से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि प्रस्तावना में अब तक आपके 1 बार संशोधन हो चुका है, 1 बार संशोधन किया गया है, 1 बार संशोधन किया गया है। और जो प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है वो किया गया है 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सपा को जोड़ा गया था। सपा मतलब स से समाजवादी, देखिए स से समाजवादी, प से पंथ निरपेक्षता, ठीक है, प से पंथ निरपेक्षता, और ए से अ से हो गया अखंडता। अब देखिए यहाँ पे अखंडता। तो सपा कह भी रही है कि वो शासन में आएगी, तो सपा से याद कर जाइए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 वर्ष जुड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, यूपीपीसी से एक बार यहाँ पे चुतियापा कर चुकी है कि बोल दी थी कि निम्नलिखित में से कितने वर्ड 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, 1 2 3 4 5, और ऑप्शन तो हम सबको पता है भैया 3 सही होगा क्योंकि 3 ही है, सपा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो बोली थी नहीं, अखंडता नहीं जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था, तो इस और को भी 1 मान के बोली थी कि नहीं 3 शब्द नहीं 4 शब्द जोड़े गए थे। तो ध्यान दीजिएगा 4 नहीं 3 ही इसके सही है, बाकी यूपी पीसेस कुछ भी माने। ठीक है, अब यूपी पीसेस भी 3 ही मानती है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपकी प्रस्तावना। तो जो आज का टॉपिक था, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।